हेलो, वेलकम टू एनपीसी ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा पॉइंट है वो है पुष्प के मादा जननांग यानी स्त्री कैसर के बारे में। मैंने एक वर्ड यहाँ यूज़ किया है स्त्री कैसर, यानी ये पुष्प का क्या है, मादा जननांग है, जिसे हम अंडप भी कहते हैं। इसकी संरचना कैसी होती है, किस तरह ये दिखाई देता है, तो जनरली इसमें आप ये देखिए, इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। ये जो आपको स्वेलन या फूला हुआ भाग दिख रहा है, इसका नाम होता है अंडाशय। और यही अंडाशय जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, पुष्प का निषेचन हो जाता है, तो निषेचन के पश्चात इससे फल का निर्माण होता है। तो आपसे कोई ये पूछे कि फल में खाने योग्य भाग कौन सा है, तो आपका आंसर होगा परिपक्व अंडाशय या निषेचित अंडाशय। आगे बात करें, इसी अंडाशय में एक विशेष प्रकार की संरचना और पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं बीजांड। और ये बीजांड आगे चलकर निषेचन के बाद बीज का निर्माण करता है। इट मीन्स जो बीज इससे बनेगा वो किसके अंदर सुरक्षित है, फल के अंदर सुरक्षित है। और शायद यही परिभाषा आवर्तबीजी पादपों की है। अगर आपसे पूछा जाए आवर्तबीजी पादप किसे कहते हैं, तो ऐसे पादप जिनके बीज बंद हैं किसके अंदर, फल के अंदर। ये एक छोटी सी संरचना जो तंतुमय धागेनुमा आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम होता है बीजांड व्रंत। और बीजांड व्रंत की सहायता से ये अंडाशय के जिस भाग से जुड़ा है, इस भाग को हम बोलते हैं बीजांड आसन। यह है फर्स्ट पार्ट स्त्री कैसर या अंडप का। अब ये देखिए सेकंड पार्ट है जो आपको नलीनुमा संरचना के रूप में दिखाई दे रहा है। इसे हम बोलते हैं वर्तिका। और ये वर्तिका का सबसे ऊपर का भाग है, इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। तो कुल मिला के अपने पास अंडप के जो प्रमुख भाग हो गए वो हो गए 3। वर्तिकाग्र फर्स्ट, वर्तिका सेकेंड और अंडाशय थर्ड। सभी का कार्य अलग अलग है। जैसा कि आपको पता है वर्तिकाग्र क्या करता है, तो वर्तिकाग्र जब परागण क्रिया होती है, पॉलिनेशन क्रिया होती है, तो पॉलिनेशन के दौरान जो परागकण आते हैं वो इसी भाग पर आते हैं, यानी किस पर आते हैं, वर्तिकाग्र पर। तो अपन कह सकते हैं वर्तिकाग्र परागकण के दौरान, परागण के दौरान प्लेटफॉर्म देता है, परागकण वहीं पर आते हैं। कुछ समय बाद परागकणों का यहाँ पर जर्मिनेशन या अंकुरण होता है और अंकुरण से एक ट्यूब बनती है। इस ट्यूब को हम बोलते हैं पराग नलिका। तो आपसे पूछा जाए कि ये पोलन ट्यूब या पराग नलिका जो है, इसको आगे जाने का रास्ता कौन देता है, तो वो देती है वर्तिका। आपसे कोई ये पूछे कि पराग नलिका जो मैंने आपके सामने ये बनाई है, इस पराग नलिका की लंबाई कितनी होगी, तो सीधी सी बात है जितनी लंबी वर्तिका उतनी ही बड़ी पोलन ट्यूब पराग नलिका। और सिंपल सी बात है सबसे लंबी वर्तिका होती है मक्का में, तो हम कह सकते हैं कि पराग नलिका भी सबसे लंबी मक्का की ही होती है। आगे बात करें अंडाशय, जो मैं आपको बता चुका हूं। अब इस अंडाशय में आप देखिए यहां पर एक क्या है, बीजांड है। और इसी बीजांड को हम बोलते हैं गुरु बीजाणु धानी। अब इस गुरु बीजाणु धानी की संरचना के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और गुरु बीजाणु धानी यानी बीजांड, ये किस तरह की संरचना होती है, इसमें किस तरह से सारी चीजें बनती हैं, वो हमें यहां पर डिस्कशन करना है, देखना है। तो अपन चलें यहां पर बेटा, किसके बारे में बात कर रहे हैं, गुरु बीजाणु धानी के बारे में बात कर रहे हैं। एक गुरु बीजाणु धानी या बीजांड के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण भाग होता है, ये आपके सामने मैं बना रहा हूं। ये जो भाग है जो स्पेशली मृदुतकीय कोशिकाओं से बना होता है। देखिए मृदुतकीय कोशिकाएं जीवित होती हैं, उनमें काफी अच्छी मात्रा में जीवद्रव्य होता है, सघन केंद्रक या बड़ा एक केंद्रक होता है, और ये कोशिकाएं मृदुतकीय हैं। और इस संरचना को हम बोलते हैं बीजांड काय।
तो बीजांडकाय जो है वो मृदुत्कीय कोशिकाओं से बनी हुई संरचना है और इस बीजांडकाय के ऊपर यहां पर पाए जाते हैं दो आवरण जिन्हें हम बोलते हैं अध्यावरण। तो आपके सामने ये जो दो हैं ये क्या हैं? ये दो अध्यावरण है। इसमें ये जो दिखाई दे रहा है ये हो गया इसका बाह्य अध्यावरण और ये जो हो गया इसका हो गया आंतरिक अध्यावरण। तो ये यहां पर अब देखिए इस बीजांड के अंदर, इस गुरु बीजाणु धानी के अंदर अध्यावरण की संख्या कितनी है? 2 है। और ऐसे बीजांड के लिए हम बोलते हैं द्वि अध्यावरणीय संरचना, या ये कैसा है? बाइटैगमिक या द्वि अध्यावरणीय है। अब आप यहां गौर कीजिए, यहां पर ये आपसे पूछिए भाग किसका है? तो ये जो स्पेशली भाग है ये किसका है? बीजांडकाय का है। और बीजांडकाय का वो भाग है जहां पर कौन नहीं है? अध्यावरण नहीं है। और इसे हम बोलते हैं बीजांड द्वार बोलते हैं। और बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट जो भाग होता है इसे हम बोलते हैं निभाग, इसे कहा जाता है। तो बीजांड द्वार के अपोजिट भाग कौन सा हो गया? निभाग। फिर ये देखिए ये एक संरचना है, इस तंतुनुमा संरचना को हम बोलते हैं बीजांड वृंतम कहते हैं। अब खास बात यहां देखिए इस जगह पर, ये वो जगह है, गौर कीजिए इस पे, ये वो जगह है जहां पर बीजांड वृंत और सारा बीजांड आपस में जुड़ रहा है और इसे हम बोलते हैं नाभिका। स्पेशली कुछ पादपों में, सब बीजांड में नहीं, इस जैसे अरंडी है, रिसिनस कम्युनिस है, उस अरंडी के अंदर क्या होता है? एक विशेष प्रकार की यहां पर एक उभार, एक संरचना पाई जाती है और इस संरचना को हम बोलते हैं रेफे। बस समझ में आ गई? और ये बीच में जो मैंने खाली जगह छोड़ी है इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे, इसका नाम होता है भ्रूणकोश। तो अब आप गौर कीजिए बेटा कि यहां पर सबसे पहले हमने बात की किसके बारे में? बीजांडकाय के बारे में। और बीजांडकाय कैसी संरचना है? मृदुत्कीय कोशिकाओं से बनी हुई स्पेशल संरचना है। इस बीजांडकाय से आगे चलकर जब निषेचन होता है तो पूरा ये बीजांड किस में कन्वर्ट होगा? बीज में कन्वर्ट होगा। तो बीजांडकाय जो है वो जनरली क्या होता है? बीज बनते समय नष्ट हो जाती है या नष्ट हो जाती है। अब सिंपल सी बात अपन बात करें, क्या बीजांडकाय सभी बीजों में नष्ट हो जाती है या किसी में बची हुई रह जाती है? तो स्पेशली आपने एक नाम सुना होगा, मसालों की रानी, काली मिर्च जिसे हम कहते हैं। उस काली मिर्च के अंदर उसको तोड़ने पर आपको एक व्हाइट रंग की संरचना दिखाई देती है। वो व्हाइट रंग की संरचना जो है वो वास्तव में बचा हुआ क्या है? बीजांडकाय है और उसको हम बोलते हैं परिभ्रूण या पेरिस्पर्म कहते हैं। इसलिए काली मिर्च के बीज को परिभ्रूणपोषी बीज भी कहते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? आई रिपीट, बीजांडकाय जब बीज बनेगा ये तो बीजांडकाय पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, लेकिन कुछ बीजों में बीजांडकाय शेष बची हुई रह जाती है और उस बची हुई बीजांडकाय को बोलते हैं परिभ्रूण। ऐसे बीजों को बोलते हैं परिभ्रूणपोषी बीज। और एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है मसालों की रानी या काली मिर्च। आगे देखिए नेक्स्ट जो है यहां पर ये क्या है? अध्यावरण। मैं बोला बीजांड किस में कन्वर्ट होगा? बीज में कन्वर्ट होगा। तो अध्यावरण से बीज के बनते हैं बीज चोल। चूंकि यहां पर अध्यावरण कितने हैं? 2 हैं, तो बीज के अंदर बीज चोल भी कितने होंगे? 2 होंगे। जो बाह्य बीज चोल है उसको बोलते हैं टेस्टा और जो आंतरिक बीज चोल है उसे बोलते हैं टेगमन। तो कुल मिला के अध्यावरण से बाद में क्या बन गए? बीज के बीज चोल बन गए और बाह्य बीज चोल का नाम होता है टेस्टा और आंतरिक बीज चोल का नाम होता है टेगमन। अब आगे देखिए, इसके बाद ये संरचना जिसका नाम है बीजांड द्वार। ये बीजांड द्वार क्या करेगी? जब पोलन ट्यूब, पराग नलिका, जैसे इसमें बताया था, ऊपर से नीचे आएगी और इसमें एंटर होगी तो ये बीजांड द्वार के माध्यम से पराग नलिका इसके अंदर एंटर होती है। अपोजिट भाग निभाग मैंने आपको बता ही दिया, नाभिका बता दिया। स्पेशली संगम स्थल है किसका? बीजांड वृंत और बीजांड का। और बीच में कुछ बीजों में पाई जाती है विशेष प्रकार की संरचना जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पेशली रेफे कहते हैं।
अब खास बात आप ध्यान दीजिए, आपने एक फल का नाम सुना होगा, लीची, सुना है? यस। जो लीची नाम का फल है उसमें यहाँ कितने अध्यावरण हैं? दो इंटेग्यूमेंट हैं, लेकिन लीची के अंदर एक तीसरा इंटेग्यूमेंट या तीसरा अध्यावरण और होता है इसके ऊपर, इसके चारों तरफ, और वो ये अध्यावरण आगे चल के जब लीची का फ्रूट बनता है तो बीज के ऊपर अपने एक व्हाइट परत देखी होगी, उसे बोलते हैं हम लोग एरिल। तो आपसे पूछा जाए कि लीची में खाने योग्य भाग कौन सा है, तो लीची में खाने योग्य भाग एरिल है, जो कौन सा? तीसरा अध्यावरण है। सभी बीजों के अंदर अध्यावरण की संख्या 2 होती है, लेकिन लीची के अंदर 3 होती है, और लीची का तीसरा अध्यावरण जो है वो क्या बनाता है? एरिल बनाता है, और एरिल ही जनरली लीची के अंदर खाया जाता है। आगे हम बात करें, मैंने बोला यहाँ अध्यावरण कितने हैं? 2 हैं, तो मैं बोला ये द्विअध्यावरणीय है, लेकिन कुछ बीजांड ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर अध्यावरण की संख्या 1 होती है, तो उसे हम बोलते हैं एक अध्यावरणी। जिनमें 2 है उनका नाम बोला द्विअध्यावरणी, और एक होता है विदाउट इंटेग्यूमेंट यानी अध्यावरणीय, यानी उसमें इंटेग्यूमेंट होता ही नहीं है। आपसे पूछे कि द्विअध्यावरणी बीजांड किसमें पाया जाता है, तो जो एंजियोस्पर्म पादप हैं, स्पेशली जो आवर्तबीजी पादप हैं, उन आवर्तबीजी पादपों में 2 अध्यावरण पाए जाते हैं। आपसे पूछे कि केवल और केवल कितना? एक अध्यावरण जो है वो किसके अंदर पाया जाता है, तो अपन एक अध्यावरण के बारे में बात करें तो ये स्पेशल पहचान है किसकी? जिम्नोस्पर्म की। इज दैट क्लियर? अब एक शब्द आया है, कौन सा? अध्यावरणी। और अध्यावरणी बीजांड कुछ पैरासाइट पादपों में, कुछ परजीवी पादपों में पाया जाता है, जैसे मैंने यूज किया लोरेंथस। लोरेंथस एक पैरासाइट या परजीवी पादप है। लोरेंथस के अलावा एक दूसरा पादप है जिसका नाम है विस्कम। इन दोनों के जो बीजांड होते हैं वो कैसे होते हैं? अध्यावरणीय होते हैं। तो आई रिपीट, मैं दोहराता हूं पुनः, एक अध्यावरणीय पहचान किसकी है? जिम्नोस्पर्म की है। द्विअध्यावरणीय पहचान किसकी है? एंजियोस्पर्म की है। और अध्यावरणीय पहचान किसकी है? तो वो किसकी है? पैरासाइट परजीवी पादपों की, जिसमें एक का नाम लोरेंथस है, एक का नाम विस्कस है, और भी काफी कुछ पैरासाइट पादपों में ही पाया जाता है। अब आप हम शुरुआत करते हैं, हम जहां से हमने इसको शुरू किया था। हमने आपको यह बताया था कि ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये कौन है? एक अंडप है। अब किसी पुष्प में अंडप कितने हो सकते हैं? तो पुष्प जो है वो एक अंडपी भी हो सकता है। वो जो पुष्प है वो द्विअंडपी भी हो सकता है। वो पुष्प जो है वो त्रिअंडपी भी हो सकता है, और पुष्प बहु अंडपी भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो आपसे पूछे कि क्या ऐसा पुष्प है जिसमें अंडप की संख्या, स्त्री केसर की संख्या 1 ही हो? तो हमारे पास बिल्कुल इसका एग्जाम्पल है, और एक अंडपी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास मटर, चाहे आप इसे उद्यान मटर बोल सकते हैं, पायसम सतैवम। द्विअंडपी के बारे में बात करें, अंडपों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। और द्विअंडपी कंडीशन जनरली जिस फैमिली, जिस कुल में मिलती है, उस कुल का नाम है सोलेनेसी कुल। बेटा आप एक बात जरूर याद रखिएगा कि हमारी जो किचन है, हमारी जो स्पेशली रसोई घर है, उस किचन के अंदर मैक्सिमम जो सब्जियां हैं वो सारी की सारी सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। जिसे हम बात करें स्पेशली आलू सोलेनेसी फैमिली का है, बैंगन सोलेनेसी फैमिली का है, मिर्च सोलेनेसी फैमिली की है, टमाटर सोलेनेसी फैमिली का है। ओके, त्रिअंडपी यानी अंडप इसमें कितने होंगे? 3 होंगे। और त्रिअंडपी कंडीशन जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? वो प्याज और लहसुन में पाई जाती है। और प्याज और लहसुन जिस फैमिली के हैं, जिस कुल के हैं, उनका नाम है लिलिएसी कुल। आई रिपीट, प्याज और लहसुन में त्रिअंडपी कंडीशन पाई जाती है, और ये कौन से फैमिली में पाए जाते हैं? लिलिएसी कुल में पाए जाते हैं। अब रही बात बहुअंडपी की, अंडप बहुत सारे होंगे, और ये बहुअंडपी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है मालवेसी फैमिली। और मालवेसी फैमिली में स्पेशली भिंडी होती है, होलीहोक होता है,
लेकिन भिंडी और होलियोक के अलावा एक बहुत प्यारा सा फ्लावर होता है, उसका नाम होता है चाइना रोज। और चाइना रोज को हम हिंदी में बोलते हैं गुड़हल, और उसका वैसे नाम है, साइंटिफिक नाम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। अब एक कंडीशन और, यदि एक अंडप है तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत हमारे पास नहीं है, लेकिन दिक्कत कब होती है जब अंडप 2 हैं, 3 हैं या 3 से ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा 2 चॉइस हो सकती हैं कि या तो ये अंडप एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे, जुड़े हुए नहीं होंगे, या फिर क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे। अगर ये सभी अंडप आपस में जुड़ जाते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं संयुक्ता अंडपी, और ये अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो इसे या तो बोले वियुक्ता अंडपी या इसे हम बोल सकते हैं पृथक अंडपी। तो संयुक्ता अंडपी या पृथक अंडपी, एपोकार्पस या सिनकार्पस, ये चीजें तब लागू होती है जब अंडप बहुत सारे हों। इज इट क्लियर? आगे अपन और बात करें बेटा इसमें कि ये सब पढ़ने के बाद अपने मैं बताया इससे क्या बनेगा, बीज बनेगा। अब ये जो बीज इससे बनेगा स्पेशली, वो बीज कैसे बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, ये बातें हैं बाद की। कल का जो हमारा टॉपिक यहां पर होगा वो होगा स्पेशली ये जो मैंने एक संरचना बताई जिसका नाम क्या है, भ्रूणकोश। तो मैं आपको कल ये बताऊंगा कि ये जो भ्रूणकोश है ये कैसे बना, ये पूरी जो अपने सामने जिसको मतलब बीजांड बोला या ग्रुप बीजाणुधानी बोली, ये कैसे बनी है। तो कल की क्लास के लिए आप रेडी रहिए, तैयार रहिए, और जो कैसे बनी है ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जाम के लिए, और आज जो मैंने पढ़ाया है ये इंपॉर्टेंट है आपके 12th क्लास बोर्ड के लिए। ओके।